नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। बाढ़ की वजह से सिक्किम में चुंगथांग बांध टूटा। सशस्त्र फिलिस्तीनी समूह हमास ने इजराइल पर हमला किया। वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 52वीं बैठक आयोजित की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग और क्राइस्ट विश्वविद्यालय ने जलवायु अनुसंधान पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 19वें एशियन गेम्स चीन के हांगझोउ में समाप्त हुए। केन बेतवा लिंक परियोजना को अंतिम वन मंजूरी प्रदान की गई। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिक्किम में आई बाढ़ के बारे में। बाढ़ की वजह से सिक्किम में चुंगथांग बांध टूट गया। सिक्किम में बाढ़ से चुंगथांग बांध को हुए नुकसान ने भारत में बांधों की विफलताओं से जुड़े जोखिमों को उजागर कर दिया है। ये बाढ़ उत्तरी सिक्किम में साउथ लोनक झील में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी GLOF की वजह से आई थी। GLOF का मतलब है हिमनद झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़। बांध जल प्रवाह को रोकने के लिए किसी धारा या नदी पर बनाई गई एक संरचना होती है। बांध का उद्देश्य होता है बड़ी मात्रा में जल का भंडारण करना। बाढ़ नियंत्रण के लिए और बिजली उत्पादन के लिए बांध का निर्माण किया जाता है। हालांकि विश्व में बांध विफलताओं की कई मुख्य घटनाएं हुई हैं, जैसे कि चीन में बानकियाओ बांध टूट गया था 1975 में और इसकी वजह से डाउन स्ट्रीम में बने 60 अन्य बांध भी ढह गए थे और 80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। वहीं गुजरात के मोरबी में मच्छू बांध टूटा था 1979 में। इस घटना में 2000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। तो इस तरह से हम देखें तो बांध से जुड़ी चिंताएं हमेशा मौजूद रहती हैं। भारत की बात करें तो भारत में 293 बड़े बांध जो कि 100 से ज्यादा साल से पुराने हैं। बांधों की मरम्मत और रखरखाव के लिए धन की कमी है। इसके अलावा बांधों के निर्माण से मछली और अन्य जलीय प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं, यानी कि पारिस्थितिकी खतरा भी है इससे। साथ ही वन, आर्द्र भूमि और कृषि भूमि को भी नुकसान होता है। बांधों के तल में जो गाद जमा हो जाती है उससे जलाशय की जल भंडारण क्षमता कम हो जाती है। इससे बिजली उत्पादन, सिंचाई कार्य और बाढ़ नियंत्रण जैसे उद्देश्य बाधित होते हैं। बांध सुरक्षा के लिए कई कदम भी उठाए गए हैं, जैसे कि बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 लाया गया। इसमें निर्धारित बांधों की उचित निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव के लिए प्रावधान किए गए हैं। बांध पुनर्स्थापन और सुधार परियोजना ड्रिप परियोजना लाई गई। इसका उद्देश्य बांध सुरक्षा और परिचालन प्रदर्शन में सुधार करना है। इसका बाहरी वित्त पोषण के साथ कार्यान्वयन किया जा रहा है। भारत में बड़े बांधों वाले 5 प्रमुख राज्य हैं। महाराष्ट्र में 1845, मध्य प्रदेश में 906 बांध हैं, गुजरात में 632, छत्तीसगढ़ में 258 और कर्नाटक में 231 बांध हैं। ये बताई है हमने आपको बड़े बांधों की संख्या। और अब हम आपको बताएंगे 100 वर्ष से ज्यादा पुराने बड़े बांध वाले 5 शीर्ष राज्य। इनमें शामिल है मध्य प्रदेश, यहाँ पर 100 साल से ज्यादा पुराने बांध है 63, महाराष्ट्र में 44, गुजरात में 30, राजस्थान में 25 और तेलंगाना में 21। और आइए बात करते हैं मध्य पूर्व की महत्वपूर्ण खबर के बारे में। सशस्त्र फिलिस्तीनी समूह हमास ने इजराइल पर हमला किया है। हमास ने यह हमला योम किप्पुर युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म के तहत किया है। हमास एक लड़ाका संगठन है। ये राजनीतिक रूप से गाजा पट्टी को नियंत्रित करता है। ये समूह इजराइल को राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं देता है। हमास ओस्लो शांति समझौते 1993 का हिंसक तरीके से विरोध करता रहा है। इस समझौते के तहत फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन औपचारिक रूप से इजरायली राज्य को मान्यता प्रदान करता है। फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन 1964 में किया गया था। ये संयुक्त राष्ट्र में एक गैर सदस्य देश फिलिस्तीन के नाम से फिलिस्तीन का प्रतिनिधित्व करता है। इस समझौते के तहत इजराइल ने फिलिस्तीनियों को गाजा और वेस्ट बैंक में कुछ मामलों में सीमित स्वशासन दिया है। लेकिन अगर हम वास्तव में देखें तो ये हमला कोई रातों रात नहीं हुआ है। इसके पीछे एक बहुत लंबा इतिहास है, कहीं ना कहीं एक लंबी कहानी है। और ये कहानी है अरब, फिलिस्तीनियों और यहूदियों के बीच संघर्ष की। इस संघर्ष का मूल प्रथम विश्व युद्ध और उस्मानिया साम्राज्य के विघटन से जुड़ा हुआ है। बाद में बाल्फोर घोषणा 1917 में ब्रिटेन ने यहूदियों के लिए राष्ट्रीय भूमि के रूप में फिलिस्तीन की स्थापना का संकल्प लिया। वर्ष 1947 में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को अरब और यहूदियों के बीच विभाजित करने के लिए मतदान हुआ। यहूदी निवासियों ने समझौते को स्वीकार कर लिया और 1948 में इजराइल की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। वहीं अरबों ने इस समझौते को अस्वीकार कर दिया और इस वजह से
से दोनों के बीच लगातार तब से टकरार जारी है और इस टकरार के चलते 4 युद्ध भी हो चुके हैं। वर्ष 1973 का योम किप्पर या रमजान युद्ध चौथा अरब इजराइल युद्ध था। इस युद्ध में एक तरफ इजराइल था तो दूसरी तरफ मिस्र और सीरिया के नेतृत्व में अरब देश थे। ये युद्ध फिलिस्तीनी क्षेत्र पर विवाद को लेकर लड़ा गया था। इस समझौते की वजह से 1978 में कैंप डेविड समझौता हुआ। इस समझौते के तहत पहली बार किसी अरब देश ने इजराइल को एक राज्य के रूप में मान्यता दी। समझौते के तहत इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप मिस्र को लौटा दिया था। संघर्ष पर भारत का रुख ये था कि भारत पारंपरिक रूप से 2 स्टेट समाधान और फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करता रहा है। वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 52वीं बैठक आयोजित की गई। परिषद ने सिफारिशें की हैं कि जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास एक तरह के सरकारी प्राधिकरण है और उन्हीं की तरह जीएसटी से उसे छूट मिलनी चाहिए। शीरे यानी मोलासिस पर जीएसटी दर को 28% से घटाकर 5% करने की सिफारिश की गई है। इससे चीनी मिलें गन्ना किसानों को त्वरित भुगतान कर सकेंगी। साथ ही मानव उपयोग के लिए अल्कोहल युक्त मदिरा के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल को जीएसटी के दायरे से बाहर करने की सिफारिश की गई है। एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल उच्च सांद्रता वाला अल्कोहल है। ये फार्मास्यूटिकल्स, परफ्यूम, टॉयलेटरीज यानी साबुन, मंजन आदि के लिए एक प्रमुख घटक है। जीएसटेट के सदस्यों की योग्यता की अगर हम बात करें तो जितनी भी हमने ऊपर बातें की हैं, जैसे एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल को जीएसटी के दायरे से बाहर करने की या फिर शीरे पर जीएसटी दर को घटाने की, तो इन सभी को सुनिश्चित करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम 2017 के प्रावधानों को अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 के साथ संरेखित करना होगा, यानी अलाइन करना होगा। इसमें अध्यक्ष और सदस्यों की न्यूनतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए और उनके कार्यकाल की बात करें तो अध्यक्ष की उम्र 70 वर्ष होनी चाहिए और सदस्यों की उम्र 67 वर्ष की होनी चाहिए। जीएसटी परिषद को संविधान के अनुच्छेद 279A के उपबंधों के अधीन जीएसटी परिषद की स्थापना की गई है और इस तरह से ये एक संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 279A को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया। इसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। सदस्यों में है केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री या राजस्व प्रभारी, वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री। इसका काम है जीएसटी के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें करना और मतदान के माध्यम से निर्णय लेना। निर्णय के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत की जरूरत होती है। डाले गए मतों में केंद्र की हिस्सेदारी 33% होती है। जीएसटी अपीलीय अधिकरण यानी जीएसटेट के बारे में अगर हम बात करें तो जीएसटेट केंद्रीय जीएसटी अधिनियम 2017 के तहत एक वैधानिक निकाय है। ये जीएसटी कानूनों के तहत अपील का दूसरा मंच है और केंद्र तथा राज्यों के बीच विवाद समाधान का पहला साझा मंच है। पहले स्तर पर अपीलीय प्राधिकरण है। अब आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय है जबकि जीएसटी अपीलीय अधिकरण एक वैधानिक निकाय है। तो इसमें इस डिफरेंशिएट को आप जरूर याद रखिएगा कि जीएसटी अपीलीय अधिकरण एक वैधानिक निकाय है क्योंकि ये केंद्रीय जीएसटी अधिनियम 2017 के तहत गठित किया गया, जबकि जीएसटी परिषद 279A संविधान में अनुच्छेद जोड़ करके तब उसकी स्थापना हुई है। ये अपीलीय प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई करेगा। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जलवायु से संबंधित है। भारत मौसम विज्ञान विभाग और क्राइस्ट विश्वविद्यालय ने जलवायु अनुसंधान पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस MOU का दायरा जलवायु विज्ञान में मानव संसाधनों के प्रशिक्षण, विज्ञान, अनुसंधान और प्रकाशनों तक विस्तारित है। ये क्षमता निर्माण कार्यक्रम को सुगम बनाएगा। ये प्रस्तावित नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज के मुख्य लक्षणों में से एक है। NFCS यानी नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज। भारत ने NFCS को ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज के आधार पर प्रस्तावित किया है। स्विट्जरलैंड, चीन, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम ने भी NFCS लॉन्च किए हैं। ये विज्ञान आधारित जलवायु निगरानी और पूर्वानुमान सेवाओं के सृजन, उपलब्धता, वितरण और उपयोग को मजबूत करने पर आधारित है। भारत मौसम विज्ञान विभाग भारत में NFCS के सूत्रीकरण और कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगा। NFCS की जरूरत इसलिए है क्योंकि कृषि उत्पादन, स्वास्थ्य संबंधी रुझान और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण का पता लगाने और सड़क तथा अवसंरचनाओं की मैपिंग में नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज का उपयोग किया जा सकेगा। नई जलवायु परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारी करने में तथा जलापूर्ति, चरम मौसमी घटनाओं आदि पर उनके प्रभावों के प्रति अनुकूलन में वृद्धि की जा सकेगी। ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विस के बारे में अगर हम बात करें तो इसे 2009 में विश्व जलवायु सम्मेलन 3 में लॉन्च किया गया था। इसका समन्वय विश्व मौसम विज्ञान संगठन करता है। इसका गठन विश्व के अलग अलग देशों की सरकारों और संगठनों की साझेदारी से किया गया
गया है। भारत GFCS का एक संस्थापक सदस्य है। इसका उद्देश्य सभी जलवायु सेवा हितधारकों की एक जलवायु स्मार्ट सोसाइटी का विकास करने के लिए मिलकर कार्य करने में मदद करना है। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज फॉर इंडिया में जलवायु सेवाएं हैं ऊर्जा, स्वास्थ्य, आपदा जोखिम में कमी, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा, जल तथा अन्य सेवाएं। और अब बात करते हैं बहुत ही ज्यादा गौरवान्वित करने वाले गेम 19वें एशियन गेम्स की, जो कि चीन के होंगझोउ में हो रहे थे और अब समाप्त हो गए हैं। भारत ने 19वें एशियन गेम्स में 107 पदकों के साथ चौथा स्थान हासिल किया है। इन पदकों में 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक शामिल हैं। इस उपलब्धि ने इंडोनेशिया के जकार्ता में हुए 18वें एशियन गेम्स में भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को पीछे छोड़ दिया है, जिसमें भारत ने 70 पदक जीते थे और इस बार भारत ने 100 का आंकड़ा पार किया है। प्रदर्शन में सुधार का कारण ये भी है कि मुख्य रूप से टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत ओलंपिक में शामिल खेलों के लिए सरकारी फंडिंग में लगातार बढ़ोतरी हुई है। चीन 383 पदकों के साथ सूची में शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद जापान और कोरिया गणराज्य का स्थान है। इसमें गैर ओलंपिक खेल जैसे कि कबड्डी, सेपक टकरा, क्रिकेट, गो बोर्ड गेम और नए खेल जैसे कि ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और ई स्पोर्ट्स आदि भी शामिल थे। एशियन गेम्स ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया कैलेंडर का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित आयोजन है। एशियन गेम्स अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये ओलंपिक के बाद कई खेलों वाली दूसरी सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। ओलंपिक खेलों की तरह ये भी हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 2023 के एशियन गेम्स का मोटो था हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर। 20वें एशियन गेम्स 2027 में जापान में आयोजित किए जाएंगे। भारत और एशियन गेम्स के रिश्ते की अगर हम बात करें तो इन खेलों का पहला संस्करण जो कि 1951 में खेला गया था, वो भारत की राजधानी नई दिल्ली से शुरू हुआ था और 9वां संस्करण जो 1982 में हुआ वो भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। वर्ष 1990 के एशियन गेम्स को छोड़कर भारत हमेशा पदक तालिका में शीर्ष 10 में रहा है। भारत ने एशियन गेम्स के सभी संस्करणों में भाग लिया और प्रत्येक स्पर्धा में कम से कम एक स्वर्ण। खेलों को बढ़ावा देने के लिए टॉप्स कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। ये युवा मामले और खेल मंत्रालय का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य भारत के शीर्ष एथलीट्स को ओलंपिक में पदक जीतने में सहायता प्रदान करना है। और आइए अब बात करते हैं अगली खबर की। केन बेतवा लिंक परियोजना को अंतिम वन मंजूरी प्रदान की गई है। वर्ष 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल को केन बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी थी। ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत पहली नदी जोड़ो परियोजना है। केन बेतवा लिंक परियोजना सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए एक परियोजना है। ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 13 जिलों में फैला हुआ है। केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत केन नदी से अधिशेष जल को बेतवा नदी में स्थानांतरित किया जाएगा। केन और बेतवा यमुना की सहायक नदियां हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना के 2 चरण हैं। चरण 1 में दौधन बांध कॉम्प्लेक्स तथा सहायक इकाइयों जैसे लो लेवल टनल, केन बेतवा लिंक नहर और बिजली घरों का निर्माण किया जाएगा और चरण 2 के तहत लोअर ओर बांध, बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना और कोटा बैराज का निर्माण किया जाएगा। केन बेतवा लिंक परियोजना का महत्व इसलिए है क्योंकि ये परियोजना जल आपूर्ति और सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराकर बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की कमी को दूर करेगी। ये बिजली भी उत्पादित करेगी। इसके जरिए 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। केन बेतवा लिंक परियोजना से जुड़ी कई चिंताएं भी हैं, जैसे कि इसकी वजह से 20 लाख पेड़ों को काटना पड़ सकता है। पन्ना टाइगर रिजर्व के कुछ हिस्से जलमग्न हो सकते हैं। केन घड़ियाल अभयारण्य के घड़ियालों सहित अन्य वन्य जीवों के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना NPP की योजना तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय, जो कि अब जल शक्ति मंत्रालय है, इसने बनाई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अधिशेष जल वाले बेसिन से पानी की कमी वाले बेसिन में जल स्थानांतरित करना है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के आधार पर राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी NWDA ने 30 नदी जोड़ो परियोजनाओं की पहचान की है। इनमें से 16 प्रायद्वीपीय क्षेत्र में हैं और 14 हिमालयी क्षेत्र में हैं। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। कपास। हाल ही में वस्त्र मंत्रालय ने विश्व कपास दिवस 2023 मनाया। कपास एक खरीफ फसल है। दक्कन के पठार की काली कपासी मिट्टी अपनी उच्च जल धारण क्षमता के कारण कपास की उत्पादकता के लिए सबसे अनुकूल है। कपास के लिए आवश्यक वार्षिक तापमान 20 से 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वर्षा 55 से 110 सेंटीमीटर और न्यूनतम 180 दिन पाला मुक्त होने चाहिए। कपास उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। भारत में कपास की सभी 4 प्रजातियां उगाई जाती हैं। ये 4 प्रजातियां हैं गॉसिपियम आर्बोरियम, हर्बेसम, जी बर्बेंडेस और जी हिरसुटम।
अगला टॉपिक है प्रादेशिक सेना, टेरिटोरियल आर्मी। प्रादेशिक सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मंदारिन यानी चीनी भाषा में प्रशिक्षित अधिकारियों के पहले बैच को शामिल किया। प्रादेशिक सेना नियमित सेना का एक भाग है। इसकी स्थापना प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 के तहत की गई है। ये युवा नागरिकों जो कि 18 से 42 वर्ष की आयु के हैं, इनको अपने प्राथमिक व्यवसायों का त्याग किए बिना सैन्य परिस्थितियों में सेवा करने में सक्षम बनाती है। ये नियमित सेना को एक ही जैसी ड्यूटी करने से राहत प्रदान करती है, साथ ही प्राकृतिक विपदाओं आदि से निपटने में नागरिक प्रशासन की सहायता करती है। प्रादेशिक सेना कार्मिकों को उनकी वीरतापूर्ण सेवाओं के लिए कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र आदि से सम्मानित किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना का नया ध्वज प्रतीक। भारतीय वायुसेना ने 91वीं वर्षगांठ के अवसर पर IAF इंडियन एयरफोर्स के नए ध्वज प्रतीक का अनावरण किया। नए ध्वज प्रतीक में ऊपरी दाएं कोने पर वायुसेना का क्रेस्ट शामिल है। इंडियन एयरफोर्स क्रेस्ट के शीर्ष पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक सिंह उत्कीर्ण है और उसके नीचे देवनागरी में सत्यमेव जयते लिखा है। अशोक सिंह के नीचे एक हिमालयी बाज है जिसके पंख फैले हुए हैं। ये भारतीय वायुसेना के युद्ध कौशल को दर्शाता है। हल्के नीले रंग का एक वलय हिमालयी बाज को घेरे हुए है जिस पर भारतीय वायुसेना लिखा है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य नभः स्पर्शम दीप्तम है। ये हिमालयी बाज के नीचे देवनागरी में सुनहरे अक्षरों में अंकित है। यह आदर्श वाक्य भगवत गीता के अध्याय 11 के श्लोक 24 से लिया गया है, जिसका मतलब है गौरव के साथ आकाश को छुओ। अगला टॉपिक है वाटर मील। थाईलैंड के वैज्ञानिक अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पोषण और ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में वाटर मील की क्षमता पर शोध कर रहे हैं। वाटर मील दुनिया का सबसे छोटा फूल वाला पादप है। ये एक जड़ रहित और तना रहित पादप है जो जल निकायों पर तैरता है। इसकी सरलता और तीव्र विकास दर इसे पादप के विकास पर परिवर्तित गुरुत्वाकर्षण के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए एक आदर्श विकल्प बनाती है। ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन का प्रचुर उत्पादक और प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है। एशियाई जंगली कुत्ता, जिसे हम ढोल के नाम से भी जानते हैं, एक अध्ययन के मुताबिक ये पता चला है कि ओवरलैप शिकार की उपलब्धता या फिर अधिवास उपयुक्तता ढोल और बाघों के बीच एक सकारात्मक जुड़ाव को निर्धारित कर सकती है। इससे इन दो मांसाहारी प्रजातियों के बीच सह अस्तित्व संभव हो पाएगा। सिम्पैट्रिक यानी एक स्थान पर रहने वाले ये ऐसे जानवर, पौधों की प्रजातियां और आबादियां हैं जो समान या अतिव्यापी यानी ओवरलैप भौगोलिक क्षेत्रों में अधिवासित हैं। एशियाई जंगली कुत्ते विविधतापूर्ण जलवायु और पर्यावरण जैसे कि घने जंगल, झाड़ियां, स्टेपीज और अल्पाइन क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये मध्य, दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं। IUCN की लाल सूची में इन्हें एंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। इन्हें पर्यावास के नुकसान, शिकार की उपलब्धता में गिरावट, उत्पीड़न, बीमारी और पारस्परिक स्पर्धा से संकट है। और अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, अमेज़न नदी बेसिन। पुराक्वेक्वारा झील के सूखने से तैरते हुए गांव मिट्टी के मैदानों में बदल गए हैं। ये झील अमेज़न नदी बेसिन में स्थित है। ये अल नीनो और उत्तरी उष्णकटिबंधीय अटलांटिक महासागर के जल के गर्म होने के कारण गंभीर सूखे का सामना कर रही है। ये जलवायवीय घटनाएं ग्लोबल वार्मिंग और जीवाश्म ईंधन के दहन से बढ़ गई हैं। अमेज़न नदी बेसिन विश्व का सबसे बड़ा जल अपवाह बेसिन है। ये दक्षिण अमेरिका के लगभग 34% भाग को कवर करता है। दुनिया के लगभग 60% वर्षा वन यहीं पर पाए जाते हैं। साथ ही अमेज़न में पृथ्वी पर जीवन के 10% ज्ञात स्रोत भी मौजूद हैं। अमेज़न के तहत ब्राजील, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम और वेनेजुएला देश आते हैं। ट्रेजेक्ट्री करेक्शन मैन्यूवर्स। इसरो ने लगभग 16 सेकंड तक अंतरिक्ष यान आदित्य L1 के लिए TCM यानी ट्रेजेक्ट्री करेक्शन मैन्यूवर्स TCM का प्रदर्शन किया। ट्रेजेक्ट्री करेक्शन मैन्यूवर्स ये सुनिश्चित करता है कि अंतरिक्ष यान लैग्रेंजियन पॉइंट 1 के चारों ओर हैलो यानी कि प्रभामंडल ऑर्बिट में प्रवेश करने के लिए अपने निर्धारित पथ पर है। इससे पहले इसरो ने ट्रांस लैग्रेंजियन पॉइंट 1 इंसर्शन चरण को संपन्न किया था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने यान के प्रक्षेपण पथ संबंधी गलतियों की संभावना व्यक्त की थी, जिसमें सुधार की आवश्यकता है। प्रक्षेपण पथ यानी ट्रेजेक्ट्री पाथ में सुधार के लिए अंतरिक्ष यान के इंजनों को फायर किया जाता है यानी चालू रखा जाता है। अगला टॉपिक है अंतर विषयक साइबर भौतिक प्रणालियों पर राष्ट्रीय मिशन।
NMICPS। साइबर भौतिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी नवाचार पर राष्ट्रीय कार्यशाला ने NMICPS के तहत स्थापित प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्रों के महत्व को रेखांकित किया है। साइबर भौतिक प्रणाली कंप्यूटिंग उपकरणों का एक संग्रह है। ये उपकरण एक दूसरे के साथ संचार स्थापित करते हैं और एक फीडबैक लूप में सेंसर्स और एक्चुएटर्स के माध्यम से भौतिक विश्व के साथ अंतरक्रिया करते हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स जैसी तकनीकें शामिल हैं। इसके उपयोग के क्षेत्र हैं स्वास्थ्य देखभाल सेवा, परिशुद्ध कृषि, ऊर्जा अवसंरचना आदि। NMICPS को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने 2018 में लॉन्च किया था। इसका विजन है भारत को CPS प्रौद्योगिकियों में अग्रणी बनाना। इसका उद्देश्य है साइबर भौतिक प्रणाली और इससे संबंधित प्रौद्योगिकियों में ट्रांसलेशन अनुसंधान को बढ़ावा देना। ट्रांसलेशन अनुसंधान में बुनियादी अनुसंधान से प्राप्त ज्ञान का उन अध्ययनों में उपयोग किया जाता है जो नए उत्पाद के विकास में सहायता कर सकता है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। डॉक्टर गोपाल समुद्रम नारायण रामचंद्रन ने गोपीनाथ कार्था के साथ मिलकर कोलेजन की संरचना को समझने के लिए मद्रास ट्रिपल हेलिक्स मॉडल पेश किया था। कोलेजन जानवरों के संयोजी उत्तक में मौजूद होता है। ये मनुष्यों सहित सभी प्राणियों को क्षमता और आकार प्रदान करता है। रामचंद्रन के और भी कई योगदान रहे। उन्होंने बीटा संश्लेषण सहित एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में कई नई विधियां विकसित की थी। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय में आणविक जीव विज्ञान में एक अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी। रामचंद्रन को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर GN रामचंद्रन वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नेतृत्व क्षमता वाले महान व्यक्तित्व थे। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।